नाउ इन दिस लेक्चर 5th क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हुए हम चैप्टर 9 चल रहा है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में स्टडी कर रहे हैं जिनको हम किस नाम जानते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से जानते हैं। अब टॉपिक हमारा भाई बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यानी हमने कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में स्टडी किया, उनके यूपीएससी नेमिंग सिस्टम के बारे में स्टडी किया। आफ्टर देन आइसोमेरिज्म पढ़ी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यानी बॉन्डिंग की बात करेंगे कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर बॉन्डिंग किस टाइप की होती है भाई। एक्चुअल में टुडे वी नो दैट कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड कंटेन द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उनके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है भाई? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, विच इज नोन एज द डेटिव बॉन्डिंग। लेकिन जो पहले हमारी जो थ्योरी आई थी उनके अनुसार उनके अंदर जो बॉन्डिंग थी वो अलग अलग टाइप की थी, क्लियर ना। तो उनको वन बाय वन स्टडी करेंगे, क्लियर। तो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स मैनी साइंटिस्ट प्रपोज डिफरेंट थ्योरीज। बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी थी। अमंग दीज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इज मेड बाय एल्फ्रेड वर्नर। जो सबसे पहले एक अच्छी थ्योरी तैयार की थी किसने की थी भाई? एल्फ्रेड वर्नर ने इन 1892 में दी थी भाई। 1892 के अंदर ये थ्योरी बनानी स्टार्ट की थी। 1893 तक उसने ये थ्योरी प्रिपेयर करके दे दी थी, क्लियर ना। किसने भाई? एल्फ्रेड वर्नर ने। और उसकी थ्योरी का नाम रखा गया था वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। क्या नाम रखा गया था भाई? कोऑर्डिनेट कंपाउंड की थ्योरी थी तो नाम क्या रखा गया था? वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। उसके बाद भी बहुत सारी थ्योरी आई, जैसे हमारी थ्योरी आई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिजांड फील्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ध्यान दीजिए, चार थ्योरी हो रही थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारी, दूसरी फिर आई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिजांड फील्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जो लिजांड फील्ड थ्योरी है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, लिजांड फील्ड थ्योरी को बोलते हैं LFT और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को बोलते हैं MOT। ये हम स्टडी करेंगे इन हमारी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस, क्लियर ना। ये हमारे 12th के बाद आती हैं। कौन सी थ्योरी? LFT लिजांड फील्ड थ्योरी और MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट 3 थ्योरी। पहली क्या थी? वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, दूसरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और तीसरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो हमारी 12th के अंदर है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं। कौन सी थ्योरी थी भाई हमारी? वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी फर्स्ट थ्योरी WCT। W माने वर्नर, C माने कोऑर्डिनेशन, T माने थ्योरी। एंड दिस थ्योरी वाज गिवन बाय एल्फ्रेड वर्नर। ही स्टार्टेड दिस थ्योरी इन 1892। आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स प्रोजेक्ट ही प्रोवाइड दिस थ्योरी इन 1893, क्लियर। एल्फ्रेड वर्नर नाम था और ये एक स्विस केमिस्ट था एल्फ्रेड वर्नर। और इसके लिए एल्फ्रेड वर्नर को नोबेल प्राइज के साथ भी, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज के साथ भी क्या किया था? इसको अवार्डेड किया गया था। नोबेल प्राइज मिला था एल्फ्रेड वर्नर को इस चीज के लिए। किसके लिए भाई? उनकी थ्योरी के लिए, कोऑर्डिनेशन थ्योरी के लिए, चलिए। तो वर्नर ने अपनी थ्योरी में बहुत सारे पॉइंट दिए। तो मेन पॉइंट्स क्या थे वर्नर की थ्योरी के? मेन पॉइंट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे वन बाय वन कि इस थ्योरी के मेन पॉइंट क्या थे। मेन पॉइंट्स ऑफ वर्नर थ्योरी। This theory was given by Alfred Verner in 1892 and completing this theory in 1893, and he got the Nobel Prize for this theory which is known as the Verner's coordination theory. And the main points of this theory क्या है भाई? First point उसने क्या बताया? In coordinate compound, metal atom exhibit two type of valency, primary valency and secondary valency. उसने ये बताया इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो सेंट्रल मेटल एटम होती है ना, वो क्या करती है? कंटेन, हमें पता है क्या होती है सेंट्रल मेटल एटम। इट कंटेन टू टाइप ऑफ वैलेंसी। एक का नाम क्या रखा गया उसने? प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी वैलेंसी क्या होती है? सेकेंडरी वैलेंसी, क्लियर भाई। दोबारा ध्यान दे, वर्नर ने पहला पॉइंट क्या बताया? इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड मेटल एटम, कौन सी मेटल एटम? सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन एग्जिबिट या कंटेन टू टाइप ऑफ वैलेंसी, या इट विल शो द टू टाइप ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, क्लियर ना। जो प्राइमरी वैलेंसी थी जो हमारी, द प्राइमरी वैलेंसी क्या थी? आयनाइजेबल। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या थी? नॉन आयनाइजेबल। कैसे भाई? अगर हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, ये हमारी मेटल है, ये हमारे लिजांड्स हैं और ये हमारे क्या है भाई? यहाँ पे काउंटर आयंस हैं। जैसे आप इसको तोड़ोगे तो ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो हमारा काउंटर आयंस थे जो हमारे क्या हो चुके हैं? अलग हो चुके हैं।
क्लियर ना। ये हमारी क्या थी, आयनाइजेबल वैलेंसी, आयनाइजेबल, क्योंकि ये आयंस बन गए। और ये वाला पार्ट जो नहीं टूटा हो क्या हमारा, नॉन आयनाइजेबल। क्या भाई, नॉन आयनाइजेबल। क्लियर। प्राइमरी वैलेंसी क्या थी हमारी, आयनाइजेबल, और ये क्या थी, नॉन आयनाइजेबल। यानी नॉन आयनाइजेबल कौन सी वैलेंसी थी हमारी, सेकेंडरी वैलेंसी। ध्यान दे भाई, हमारी ये नॉन आयनाइजेबल पार्ट हमारा, ये क्या है, आयनाइजेबल पार्ट, सेंटर मेटल एटम, लिगेंड्स, और ये क्या भाई हमारे काउंटर आयंस। तो जो हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है वो शो करती है नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी, जिसको आप क्या बोलते हो, सेकेंडरी वैलेंसी। क्या बोलते हैं जिसको हम, सेकेंडरी वैलेंसी। क्लियर। आयनाइजेबल क्या होती है हमारी, प्राइमरी वैलेंसी। क्या होती है, प्राइमरी वैलेंसी, विच इज द आयनाइजेबल इन नेचर, जिसको जो किसी सोच के देती है काउंटर आयंस। एक बात और आप ध्यान रखें हमेशा, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ना, इट कोरस्पोंड टू द ऑक्सीडेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी किस चीज को शो करती है भाई, ऑक्सीडेशन नंबर को। इट विल शो द ऑक्सीडेशन नंबर, दैट मीन इट कोरस्पोंड टू द ऑक्सीडेशन नंबर। और दूसरी क्या होती है भाई हमारी, सेकेंडरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी कोरस्पोंड द कोऑर्डिनेशन नंबर। किसको भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी प्राइमरी वैलेंसी इट कोऑर्डिनेट्स या इट कोरस्पोंड द ऑक्सीडेशन नंबर, एंड सेकेंडरी वैलेंसी कोरस्पोंड द, किसको कोरस्पोंड करती है भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर, CN, कोऑर्डिनेशन नंबर। दोबारा ध्यान दे, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ वर्नर थ्योरी क्या था भाई, अकॉर्डिंग टू द वर्नर थ्योरी द फर्स्ट पॉइंट क्या था, इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड मेटल एटम एग्जिबिट या कंटेन द टू टाइप ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। द प्राइमरी वैलेंसी इज आल्सो नोन एज द आयनाइजेबल, whereas the secondary valency is known as the non ionizable. That means in modern theory के अनुसार प्राइमरी वैलेंसी कोरस्पोंड करती है ऑक्सीडेशन नंबर को, और सेकेंडरी वैलेंसी कोरस्पोंड करती है किसको भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट भाई हमारा, सेकंड मेन पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी, उसने क्या बताया, एवरी मेटल एटम यानी एवरी सेंटर मेटल एटम और आयन हैज ए फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी। यानी प्रत्येक सेंटर मेटल एटम जो होती है, सेंट्रल मेटल जो एटम जो होती है, उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। क्लियर ना। इट हैव द फिक्स्ड सेकेंडरी वैलेंसी, यानी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, फिक्स होता है। ये तो हमें भी पता है भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर को कौन शो करता है, लिगेंड्स, और लिगेंड क्या होते हैं, फिक्स, इट कैन नॉट चेंज। क्लियर ना। तो सेकंड पॉइंट क्या था भाई, एवरी सेंटर मेटल एटम और आयन हैज ए फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी, दैट मींस इट कंटेन द फिक्स्ड नंबर ऑफ लिगेंड्स या इट हैव ए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर भाई, ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट क्या था, एवरी मेटल एटम हैज ए टेंडेंसी टू सेटिस्फाई बोथ इट्स प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। उसने बताया कि सेंटर मेटल एटम जो होती है वो हमेशा उसके पास एबिलिटी होती है, इट हैव ए एबिलिटी या स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी, उसके पास एक टेंडेंसी होती है स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, टू सेटिस्फाई करने की बोथ प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। यानी जो हमारे सेंटर मेटल एटम होती है ना, वो सेटिस्फाई करती है दोनों वैलेंसी को, प्राइमरी वैलेंसी को भी और सेकेंडरी वैलेंसी को भी। प्राइमरी वैलेंसी आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन, वेयरएज सेकेंडरी वैलेंसी आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन एज वेल एज न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। दोबारा ध्यान दे, उन्होंने बताया कि एवरी सेंटर मेटल एटम, जो प्रत्येक सेंटर मेटल एटम होती है हमारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर, उसके अंदर क्या होती है, इट हैज ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। फिर उसने क्या बताया, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो काउंटर आयन के कारण होती है। काउंटर आयन क्या होते हैं, सारे नेगेटिव आयन होते हैं, और अंदर क्या होते हैं, जो लिगेंड होते हैं वो हमारे नेगेटिव भी होते हैं, और क्या होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं। क्लियर ना। तो इसने क्या बताया इस पॉइंट के आधार पे, क्योंकि इसने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयंस एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस एज वेल एज किसके द्वारा भाई, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। क्लियर, ये बात क्लियर भाई। ये हमारा था थर्ड पॉइंट। नाउ द फोर्थ पॉइंट, द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी। इस थ्योरी का हमारा लास्ट पॉइंट क्या था, उसने ये बताया था, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सेकेंडरी वैलेंसीज आर ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द फिक्स्ड पोजीशन इन स्पेस, दैट मीन्स दे लीड्स टू ए डेफिनाइट ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेट कंपाउंड। यानी जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है हमारी, सेकेंडरी वैलेंसी यही डिफाइन करती है कि व्हाट विल बी द शेप ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, की कोऑर्डिनेट कंपाउंड की शेप क्या होगी। बिकॉज हमें पता है सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी है, नॉन आयनाइजेबल। नॉन आयनाइजेबल पार्टिकल की पोजीशन क्या होती है, फिक्स होती है, वो टूटेंगे नहीं। क्लियर ना, दे डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी। इसी कारण से उसने बताया द सेकेंडरी वैलेंसी आर ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द फिक्स्ड पोजीशन स्पेस, यानी स्पेस के अंदर क्या होती है, इनकी फिक्स पोजीशन होती है। दैट मीन्स इसका मतलब ये है, दिस लीड्स टू द डेफिनाइट ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेट कंपाउंड। यानी जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी होती है यही क्या बताती है कि किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड की शेप क्या होगी। क्लियर ये बात भाई।
क्लियर ना। चलिए नाउ ऑन दिस थ्योरी वी विल एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ वर्नर थ्योरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने वर्नर थ्योरी के चारों पॉइंट पढ़ लिए मेन। अब क्या करेंगे, स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वर्नर थ्योरी। स्ट्रक्चर्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्नर्स थ्योरी। किसके बारे में स्टडी करेंगे भाई हम, स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ वर्नर थ्योरी, यानी वर्नर थ्योरी के आधार पे किस कंपाउंड के स्ट्रक्चर कैसे होंगे उनके बारे में स्टडी करेंगे। मान लिया हमारे पास कंपाउंड क्या भाई, COCl3.6NH3। क्लियर ना। याद रखना जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी है इट विल बी डिनोटेड बाय डार्क लाइन। प्राइमरी वैलेंसी जो होगी वो डिनोट होगी से डार्क लाइन से, प्राइमरी वैलेंसी डिनोटेड बाय डार्क लाइंस। और डॉटेड लाइन किसको डिनोट कर रही है भाई, सेकेंडरी वैलेंसी को। क्लियर ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सॉरी, यानी प्राइमरी वैलेंसी इज डिनोटेड बाय डॉटेड लाइन, सॉरी प्राइमरी वैलेंसी डॉटेड से और सेकेंडरी वैलेंसी किसी डिनोट होगी भाई डार्क लाइन से। रीजन है, रीजन बताता हूं आपको क्या है भाई। जो प्राइमरी वैलेंसी है वो क्या पढ़ चुके हैं हमने, ऊपर अभी पढ़ा था इस थ्योरी के अनुसार कि प्राइमरी वैलेंसी क्या है, आयनाइजेबल है, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, नॉन आयनाइजेबल है। यानी प्राइमरी वैलेंसी टूट जाएगी, इसलिए किसी डिनोट हो रही है डॉटेड लाइन से। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, हमें पढ़ रहे हैं ये क्या होती है, डायरेक्ट पोजीशन इन स्पेस, डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, लेकिन ये क्या होती है, नॉन आयनाइजेबल। हम पढ़ चुके हैं क्या है, नॉन आयनाइजेबल, यानी क्या होती है, फिक्स पोजीशन, इसलिए डार्क लाइन। यानी सेकेंडरी वैलेंसी डार्क लाइन से मिलेगी और प्राइमरी वैलेंसी से मिलेगी डॉटेड से, क्योंकि डॉटेड वाली क्या है, आयनाइजेबल, और ये क्या है, नॉन आयनाइजेबल, नॉन आयनाइजेबल। तो क्लियर ना बात। डॉटेड लाइन शोज द प्राइमरी वैलेंसी, डार्क लाइन शो द सेकेंडरी वैलेंसी। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका डायग्राम बनाना। हमारा क्या भाई, कोबाल्ट है, CO, NH3 कितने भाई, 6 हैं, NH3। चलिए बनाते हैं, NH3 NH3 और एक NH3 ऊपर और एक NH3 नीचे, यानी सेम कैसी हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब हमारे 3 Cl क्या हैं जो आयनाइजेबल हैं, तो एक Cl यहाँ, एक Cl हमारा यहाँ और एक Cl हमारा यहाँ। क्लियर। तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ COCl3.6NH3। रीजन है इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है हमारा, जो एक्चुअल में फॉर्मूला होता है CONH3 की 6 और बाहर क्या है भाई, Cl3। जैसे ही आप इसको तोड़ोगे तो इट विल शो CONH3 की 6, चार्ज कितना आएगा, 3 पॉजिटिव, प्लस बाहर कितने निकलेंगे, 3 क्लोराइड, तो 3 Cl नेगेटिव। यानी कितने आयन में टूटा ये, 3 और एक 4। कितने कॉम्प्लेक्स आयन में टूटा भाई, 4 आयंस के अंदर, यानी 4 मोल ऑफ आयंस। इट विल डिकम्पोज इनटू 4 मोल ऑफ आयंस। तो ये हमारे फिक्स्ड हैं और ये क्या हमारे आयनाइजेबल हैं। तो आयनाइजेबल डॉटेड से और फिक्स्ड वाले जो कोऑर्डिनेशन पर को शो कर रहे हैं सेकेंडरी वैलेंसी, वो किससे होंगे, डार्क से। यानी सेकेंडरी वैलेंसी ऑलवेज शोन बाय डार्क लाइन, प्राइमरी वैलेंसी ऑलवेज शोन बाय डॉटेड लाइन, बिकॉज प्राइमरी इज आयनाइजेबल, सेकेंडरी इज नॉन आयनाइजेबल। क्लियर। इसी का दूसरा एग्जाम्पल हमारा, अगर ये एग्जाम्पल क्या होता है भाई, COCl3.5NH3, यानी आपका ये फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अगर इसको कंपाउंड में दिखाएंगे हम, क्या होगा, ये CONH3 की 5, एक Cl अंदर और 2 Cl बाहर। यानी अगर इस आपको आप तोड़ोगे तो ये क्या बनाएगा आपका COCl NH3 की 5, अब कितना आएगा, 2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव, तो 2 मोल इसके 1 मोल इसका, तो कितने मोल बनेंगे टोटल, 2 और 1 3 मोल, 3 मोल ऑफ आयंस। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा भाई हमारा, CO NH3 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 और यहाँ पे भी हमारा क्या भाई, NH3। क्लियर ना। अब हमारे NH3 की कितने थे हमारे पास, 5 है, तो एक NH3 हमारा हट चुका है, उस NH3 की जगह पे हमारा क्या है, कि क्लोराइड आयन है, तो इसको किसे दिखा देंगे, डॉटेड लाइन से। क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, इसको हटा देंगे, क्या आएगा हमारे पास, एक क्लोराइड Cl। क्लियर।
अब कितने क्लोरीन बचे बाहर, 2 क्लोरीन बचे हमारे पास, क्योंकि 5 अमोनिया थे और एक क्या आ चुका हमारा क्लोरीन, तो 2 कहाँ आएंगे, एक क्लोरीन आपका यहाँ पे और एक क्लोरीन आपका यहाँ पे, क्लियर। और इन स्ट्रक्चर के बारे में बताया था वर्नर ने। दोबारा ध्यान दें, कोबाल्ट था CO 1 2 3 4 और एक नीचे 5 स्ट्रक्चर, क्योंकि NH3 की 5 है, वो एक क्या था Cl, तो जहाँ पे एक NH3 वहाँ पे क्या जाएगा Cl, और क्लियर। बचे हुए 200 Cl डॉटेड लाइन से, क्लियर। और ये Cl जो डॉटेड से था वो किसमें हो चुका है, डार्क से, क्योंकि अभी किसमें आ चुका हमारा सेकेंडरी वैलेंसी में, और 2 Cl किसमें हमारे प्राइमरी वैलेंसी के अंदर, क्लियर। और इसके अंदर आयन कितने बनेंगे हमारे, 2 और 1 3 मोल ऑफ आयंस, और ऊपर वाले में कितने बने थे 4 मोल ऑफ आयंस। इसी प्रकार से इसके और एग्जाम्पल हैं जो हमारे, वो भी ऐसे शो होंगे भाई, क्लियर ना। यानी ये हमारे 2 एग्जाम्पल थे। अब थर्ड वाला एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। तीसरा एग्जाम्पल इसी का, तीसरा एग्जाम्पल क्या भाई हमारा, COCl3.4NH3, क्लियर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा भाई हमारा, यानी COCl2 NH3 की 4 और एक Cl बाहर, आप जब इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा, COCl2 NH3 की 4, एक अमोनिया और हट चुका हमारा, एक Cl आ चुका है, और इसके पास कितना आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज प्लस Cl नेगेटिव, क्लियर ना। एक ही Cl है ना, तो एक पॉजिटिव चार्ज, तो एक और एक कितने मोल बने इसने, 2 मोल्स ऑफ आयंस। कितने बनेंगे भाई, 2 मोल्स ऑफ आयंस, क्लियर। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा भाई, CO NH3 हमारा, एक NH3 हमारा ऊपर NH3 और एक NH3 हमारा इधर NH3, उसके बाद क्या आएंगे भाई हमारे 2 क्या आने हमारे Cl, तो एक Cl हमारा इसके साथ और एक Cl हमारा इसके साथ, तो इसके साथ क्या दिखा देंगे, डॉटेड लाइन के लिए। एक यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी में आ चुका है, एक Cl हमारा सेकेंडरी वैलेंसी में यहाँ आ चुका है, और एक Cl को हम क्या दिखा देंगे यहाँ, क्लियर भाई, इस प्रकार से, ओके। अगर इसकी बजाय अगला एग्जाम्पल है इसी का 4th पार्ट, वो क्या होगा भाई हमारा COCl3, एक अमोनिया और घट जाएगा 3NH3, पहले कितने थे भाई 6, फिर 5, फिर 4, अब कितने हो गए हमारे 3 अमोनिया, यानी क्या होगा हमारे पास COCl3 NH3 की 3, ये कंप्लीट है। अगर इसको तोड़ोगे क्या टूटेगा, नहीं, पूरा कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, तो क्या आएगा, डज नॉट आयनाइज, डज नॉट आयनाइज, ये आयनाइज नहीं होगा, तो इट विल नॉट शो द मोल ऑफ आयंस, क्लियर। यानी इसकी क्या हो जाएगी, बिकॉज इसके पास काउंटर आयन तो है ही नहीं, इट हैज न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी, क्या है इसकी, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी, बिकॉज इट डू नॉट कंटेन एनी काउंटर आयन, इसके पास काउंटर आयन नहीं है, तो डज नॉट आयनाइज, आयनाइज नहीं होगा, क्लियर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे भाई हम, ध्यान दीजिए। अब CO NH3 यहाँ पे और यहाँ पे, ये हमारे क्या आ जाएंगे, Cl और एक NH3 हमारा नीचे, एक NH3 हमारा नीचे, इस प्रकार से ये बन जाएगा भाई, क्लियर। इस प्रकार से CO क्या है, कोबाल्ट, एक NH3 ऊपर, एक NH3 ये, एक NH3 नीचे, ऐसे Cl 1 2 और एक ऊपर, और तीनों Cl किस में आ चुके हैं, सेकेंडरी वैलेंसी में, करिए ना, इस प्रकार से। लेकिन ये क्या होगा, आयनाइज नहीं होगा, तो इस प्रकार कंपाउंड कैसे होता है, कलरलेस, बिकॉज इट इज न्यूट्रल एंटिटी, इसकी एंटिटी क्या है भाई, न्यूट्रल इन नेचर, क्लियर ना भाई। इस प्रकार से ये हमने किया भाई। तो इसके अंदर नंबर ऑफ आयंस भी क्या होंगे, नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे इसके अंदर, 0, इट कंटेन 0 नंबर ऑफ आयंस, इसके अंदर क्या हो जाएंगे भाई, 0 नंबर ऑफ आयंस। तो ये क्या थी भाई हमारी कंप्लीट वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, ये क्या थी भाई हमारी वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, उसको एग्जांपल लेके प्रूव कर दिया कि कैसे उसके स्ट्रक्चर बनेंगे वर्नर थ्योरी के अनुसार, वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और उसके मेन पॉइंट्स क्या थे इस थ्योरी के अनुसार, मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी, क्लियर ना। नेक्स्ट वन हम सेकंड थ्योरी की स्टार्ट करते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। कौन सी थ्योरी भाई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको क्या बोलते हैं आप, VBT, सेकंड थ्योरी हमारी। ये कौन सी थ्योरी भाई हमारी, सेकंड। पहले वाली कौन सी थी, वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। नाउ सेकंड वन थ्योरी क्या हमारी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। इस थ्योरी का जो पहला पॉइंट था, मेन पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी, फर्स्ट एजम्पशन क्या थी इसकी, द सेंटर मेटल एटम इन द कॉम्प्लेक्स
makes available a number of empty orbital for the formation of coordinate bond with the suitable ligands। क्या बताया उसने, जितने आपके पास लिगेंड्स आएंगे ना, जितने आपके पास लिगेंड्स होंगे उतना ही ये इम्पिटी ऑर्बिटल कर देगी खाली। यानी इस थ्योरी में पहला पॉइंट ये था कि जो सेंटर मेटल एटम है ना उतने ही ऑर्बिटल इम्पिटी कर देगी, खाली कर देगी। किसके लिए, जितने लिगेंड्स जुड़े हुए हैं किससे, सेंटर मेटल एटम से। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6 है, हमने पढ़ा था ना कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है भाई 6 है, तो कितने ऑर्बिटल खाली करवा देगी वो 6 इम्पिटी ऑर्बिटल्स। अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, तो कितनी खाली करवाएगी 4 इम्पिटी ऑर्बिटल। दोबारा ध्यान दे, अगर 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6, अगर 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4। क्लियर ना, तो डिपेंड अपॉन द कोऑर्डिनेशन। क्लियर, तो उसी कोऑर्डिनेशन नंबर के अनुसार उतने ही ऑर्बिटल खाली करवा देगी कौन, सेंटर मेटल एटम। ये पहला पॉइंट है इस का। उन्होंने ये बताया कि इनके बीच में जो बॉन्ड होगा ना वो बॉन्ड कब होगा, जब लिगेंड जितने जुड़ेंगे उतने ही ऑर्बिटल खाली करवा दिए जाएंगे, किसके द्वारा, सेंटर मेटल एटम के द्वारा। दोबारा ध्यान दे पहले पॉइंट के ऊपर, द सेंटर मेटल एटम और आयन इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स मेक्स अवेलेबल ए नंबर ऑफ इम्पिटी ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ इम्पिटी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे किसके लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद सुटेबल लिगेंड्स। यानी सुटेबल लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए उतने ही ऑर्बिटल खाली करवा दिए जाएंगे। किसके द्वारा खाली करवा दिए जाएंगे भाई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा। किसके द्वारा भाई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा कौन खाली करवा रहा है भाई, हमारा सेंटर मेटल एटम। यानी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो सेंटर मेटल एटम 6 ऑर्बिटल खाली करवा देगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो सेंटर मेटल एटम 4 ऑर्बिटल को क्या करवा देगा, खाली करवा देगा, उनके लिए क्या करवा देगा, इम्पिटी। क्लियर, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकंड पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी, सेकंड पॉइंट इस थ्योरी के अनुसार क्या था भाई, द सेकंड पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार सेकंड पॉइंट क्या था, द एप्रोप्रिएट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, चाहे वो कोई भी ऑर्बिटल आपका एस है, पी है या डी है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल या डी, तीन ऑर्बिटल हमारे एस, पी और डी। द एप्रोप्रिएट एटॉमिक ऑर्बिटल आइदर एस, पी और डी ऑफ द मेटल हाइब्राइज टू ए गिवन सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल ऑफ डेफिनाइट ज्योमेट्री। क्लियर ना, उसने बताया कि डेफिनाइट ज्योमेट्री के ही ऑर्बिटल क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारी ज्योमेट्री क्या है, स्क्वायर प्लेनर है, तो स्क्वायर प्लेनर के अंदर क्या होता है, एक डी का, एक एस का और दो पी के, क्या होता है, DsP2 होती है। क्लियर, अगर हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, कौन सी ज्योमेट्री भाई, टेट्राहेड्रल है, तो एक एस का और 3 पी के, sp3 होती है। अगर हमारे पास क्या है, ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, तो क्या होता है, एक एस का, 3 पी के और 2 डी के, sp3d2 भी हो सकता है या d2sp3 भी हो सकता है। क्लियर, यानी इस केस में एक एस का ऑर्बिटल खाली होगा, 3 पी के और 2 डी के। क्लियर, तो उसने ये बताया द एप्रोप्रिएट एटॉमिक ऑर्बिटल spd ऑफ द मेटल हाइब्रिडाइज टू ए गिवन सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स ऑफ डेफिनाइट ज्योमेट्री। क्लियर ना, अगर मान लीजिए ज्योमेट्री क्या है, स्क्वायर प्लेनर है, तो एक डी का, एक एस का और 2 पी के ऑर्बिटल खाली होंगे। टेट्राहेड्रल है तो एक एस का और 3 पी के खाली हो जाएंगे। ऑक्टाहेड्रल है तो एक एस का ऑर्बिटल, 3 पी के ऑर्बिटल और 2 डी के ऑर्बिटल खाली होंगे। टेट्राहेड्रल में एक एस का और 3 पी के, इस केस में एक डी का, एक एस का और 2 पी के, उतने ही ऑर्बिटल खाली होंगे जिस टाइप की ज्योमेट्री बनेगी। क्लियर ना, ये हमारा था सेकंड पॉइंट। नाउ द थर्ड पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी। थर्ड पॉइंट क्या होगा भाई हमारा इस थ्योरी का, एक पॉइंट और बताना भूल गए इसके अंदर, अगर हमारी शेप कैसी हो भाई, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल भी शेप हो सकती है, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। ट्राइगोनल बाई पैरामिडल होती है तो उसकी क्या होती है, sp3d, यानी एक s, 3 p और एक d ऑर्बिटल। क्लियर ना, इस प्रकार से ये होती है भाई हमारी। लेकिन ट्राइगोनल बाई पैरामिडल के केस क्या होते हैं, हमारे पास कम ही होते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है, द डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व द हाइब्रिडाइजेशन में आइदर इनर डी ऑर्बिटल्स और आउटर डी ऑर्बिटल्स। उसने बताया हो सकता है इनर वाली सेल हो, इनर वाली को क्या बोलते हैं n-1d सेल, या आउटर डी ऑर्बिटल उसको क्या बोलते हैं nd। इसको क्या बोलते हैं भाई, इनर डी ऑर्बिटल्स, इनर डी ऑर्बिटल्स, और इसको क्या बोलते हैं भाई, आउटर डी ऑर्बिटल्स। दोबारा ध्यान दे, द डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन द
involved the d orbitals involved in the hybridization may either inner d orbitals or outer d orbitals. क्लियर, इनर भी हो सकते हैं और आउटर भी हो सकते हैं. कैसे? अगर इनर हैं तो शेप का नाम क्या होगा? D2sp3. हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या होगा? D2sp3. अंदर वाले हैं तो D पहले आएगा, D2sp3. अगर बाहर वाले हैं तो क्या होगा? sp3d2. क्या होगी? sp3d2. अंदर वाले हैं तो D2sp3, बाहर वाले हैं तो sp3d2. क्लियर ये बात? एक इनर ऑर्बिटल और एक क्या होते हैं? आउटर ऑर्बिटल. क्लियर. इनर ऑर्बिटल का एक नाम और होता है, इनको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. क्या बोलते हैं भाई? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. इन्हीं का नाम है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. और आउटर को क्या बोलते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. क्या बोलते हैं भाई? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. दोबारा ध्यान दे, इन्होंने बताया जो डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में वो इनर भी हो सकते हैं और आउटर भी हो सकते हैं. इनर होंगे तो D2sp3, आउटर होंगे तो बाहर की तरफ लिख दो D को sp3d2. जो इनर होते हैं उसको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और आउटर को क्या बोलते हैं भाई? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. क्या बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल को? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. क्लियर भाई? यानी इनर ऑर्बिटल्स आर नोन एज द लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इज नोन एज द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4. भाई अगला पॉइंट, ईच लिगैंड हैज एटलीस्ट वन ऑर्बिटल कंटेनिंग ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसने बताया प्रत्येक लिगैंड के पास कम से कम एक ऑर्बिटल होगा जो कंटेन करेगा क्या? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. दोबारा ध्यान दे, ईच लिगैंड हैज एटलीस्ट वन ऑर्बिटल. हैज एटलीस्ट वन ऑर्बिटल. कम से कम प्रत्येक लिगैंड के पास एक ऑर्बिटल तो होना ही चाहिए. ये नहीं है कि एक के पास सारे हों, कम से कम प्रत्येक के पास एक. द ईच लिगैंड हैज एटलीस्ट वन ऑर्बिटल कंटेनिंग ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. फोर्थ पॉइंट था कि प्रत्येक लिगैंड के पास कम से कम एक ऑर्बिटल तो होगा जिसके पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. लास्ट पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी, फिफ्थ, द empty hybrid orbital of metal ion overlap with the filled orbital of the ligand to form the metal ligand coordinate covalent bond. यानी इसके बीच का जो बॉन्ड होगा ना वो कैसा नेचर का होगा? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड टाइप नेचर होगा. कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड टाइप नेचर होगा. क्लियर ना? क्योंकि पहले वाले तो क्या सोचा था? आयनिक बॉन्ड है, क्योंकि उसके अंदर उसने आयंस बताए थे. एक तरफ तो कैटायंस, एक तरफ एनायन. कैटायन कैरी द पॉजिटिव चार्ज, एनायन कैरी द नेगेटिव चार्ज. तो उसने तो खाली ये इमेजिन किया था कि इट कंटेन द आयनिक बॉन्डिंग, लेकिन इसके अनुसार कौन सी बॉन्डिंग थी भाई? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग. कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग. क्लियर ना? यानी जो मेटल और लिजांड के बीच में बॉन्ड होगा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द मेटल लिजांड बॉन्ड एग्जिस्ट इनटू द नेचर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. यानी उस बॉन्ड का नेचर क्या होगा भाई? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इन नेचर. क्लियर भाई? ये थे हमारे. अब इस थ्योरी की एप्लीकेशंस क्या थी, फायदे क्या थी? ये थ्योरी काम करने के, ये थ्योरी हमें चेक करने काम आती थी कि दिया गया कोऑर्डिनेट कंपाउंड आपका पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है. क्लियर? यानी पैरामैग्नेटिक इन नेचर है या डायमैग्नेटिक इन नेचर है. ये इस थ्योरी के फायदे थे, हमें नेचर बताती थी किसका भाई? कोऑर्डिनेट कंपाउंड का, कि दे आर पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक. क्लियर? तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को चेक करने में बहुत हेल्प होती थी इस थ्योरी के अनुसार. लेकिन इस थ्योरी की बहुत सारी कमियां थी. एप्लीकेशन क्या थी भाई? इट इज हेल्पफुल टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड. किस काम में आई थी भाई ये? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. किसकी भाई? कोऑर्डिनेट कंपाउंड की. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड. यानी इट इज वेरी हेल्पफुल टू कैलकुलेट या टू मेजर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड. दे आर डायमैग्नेटिक इन नेचर या पैरामैग्नेटिक. यानी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो क्या होंगे? डायमैग्नेटिक है. तो इस चीज को चेक करने काम आती थी. लिमिटेशंस. अब बात कर रहे हैं भाई कमियां. लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी थ्योरी. इस थ्योरी कमियां क्या थी? लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी. लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कमियां क्या थी? लिमिटेशंस भाई. लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. पहली कमी क्या थी इसके अंदर? क्या थी? इट इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ अजम्पशन. इसने बहुत सारे अजम्पशन माने थे कि हर चीज क्या करती थी? एज्यूम कि दिस अजम्पशन, दिस अजम्पशन, दिस. तो इसकी मेन कमी थी कि ये जो थ्योरी थी ना सारी अजम्पशन के बेस पे थी, कि इमेजिन कर रखा था हर चीज को भी कि भाई ये चीज ये है, ये चीज ये है. तो पहला क्या कमी क्या थी? इट इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ अजम्पशंस. बहुत सारी क्या थी भाई इसके अंदर? अजम्पशंस थी. क्लियर? ये इसकी बहुत बड़ी कमी थी थ्योरी की.
सेकंड कमी क्या थी, इट गिव्स ओनली द क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी इसने क्या बताया था, क्वालिटेटिव यानी इट गिव्स ओनली द क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन फॉर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी, क्या दी थी, केवल ओनली क्या दी थी भाई, क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन फॉर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, नॉट क्वांटिटेटिव। क्लियर ना, तो ये इसकी एक मेन कमी थी इस थ्योरी की। अगली कमी क्या थी भाई, इट डज नॉट एक्सप्लेन द डिटेल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी पूर्ण रूप से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को। इसने खाली ये बताया था कि डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, तो बता दिया, पर ये नहीं बता पाई कि क्यों है, कि वाई इट इज पैरामैग्नेटिक और वाई इट इज डायमैग्नेटिक, उसको एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी। इट ओनली एक्सप्लेन द मैग्नेटिक नेचर बट डू नॉट गिव द सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट या डिटेल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स, यानी डिटेल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं दे पाई थी, डिटेल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ये नहीं दे पाई थी। ये भी इसकी क्या थी, मेन कमी थी। किस थ्योरी कमी थी भाई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इट डज नॉट प्रोवाइड द डिटेल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अगला, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ द कोऑर्डिनेट कंपाउंड, यानी कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी शो करते हैं ना, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। We know that coordinate compounds show the spectral properties, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी why they show the spectral properties, तो it does not give the satisfactory result for the spectral properties of coordinate compound, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी भाई। नेक्स्ट पॉइंट, it does not explain the thermodynamic and kinetic stability of coordinate compound, यानी ना ही तो थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी के बारे में बता पाई थी, थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी, why they are thermodynamic stable, और क्या भाई, काइनेटिक के बारे में, काइनेटिक यानी इनके बारे में कोई सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं दिया, यानी इट डज नॉट एक्सप्लेन द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट कोऑर्डिनेट कंपाउंड, उनको भी एक्सप्लेन करने में क्या हुई थी, ये फेल हो गई थी, थ्योरी क्या हुई थी, फेल। करिए भाई, अगला पॉइंट क्या था इसका कमी का, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगैंड, यानी ये भी नहीं बता पाई थी कि कौन से लिगैंड्स स्ट्रॉन्ग है और कौन से क्या हमारे वीक लिगैंड्स हैं। क्लियर, यानी लिगैंड्स के नेचर को भी नहीं एक्सप्लेन पाएगी, वीक लिगैंड है या स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि कुछ कॉम्प्लेक्स तो इनर ऑर्बिटल होंगे, कुछ क्या होंगे, आउटर ऑर्बिटल। मैं आपको एग्जांपल के द्वारा बताऊंगा कि कौन से इनर ऑर्बिटल होंगे, मतलब ये इनर ऑर्बिटल, ये आउटर ऑर्बिटल। तो उस इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ा, इसके अंदर दो होते हैं, डी ऑर्बिटल कई बार अंदर भी जाएगी और कई बार बाहर भी जाएगी। तो ये थ्योरी उसको एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी कि कौन से इनर ऑर्बिटल होंगे और कौन से आउटर ऑर्बिटल होंगे, यानी कौन से लिगैंड्स वीक होंगे और कौन से लिगैंड्स स्ट्रॉन्ग होंगे, उस चीज को भी एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी। यानी इट डज नॉट टेल टू अस अबाउट हु इज द इनर ऑर्बिटल एंड हुम इज द आउटर ऑर्बिटल, यानी कौन सा कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल होगा और कौन सा आउटर ऑर्बिटल होगा, उस चीज को एक्सप्लेन करने में थ्योरी क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। यानी वीक लिगैंड्स और स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स को एक्सप्लेन करने में कि ये वीक लिगैंड है और ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, तो ये स्ट्रॉन्ग इनर ऑर्बिटल होता है और वीक क्या होता है, आउटर ऑर्बिटल। याद रखना आपको, जो वीक लिगैंड होते हैं, कमजोर होते हैं, वो क्या होते हैं, आउटर ऑर्बिटल होते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ताकतवर होते हैं, वो क्या होते हैं, इनर ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं, इनर ऑर्बिटल होते हैं। तो ये इस चीज को भी एक्सप्लेन करने में थ्योरी क्या हो गई थी, फेल हो गई थी, कि दिस थ्योरी डू नॉट एक्सप्लेन दीज अजम्पशंस, यानी इन अजम्पशंस को भी क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। फिर इसकी कमियों को दूर किया था किस थ्योरी ने भाई, आगे थ्योरी आई थी CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिन्होंने एक्सप्लेन किया था, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम स्टडी करते हैं एग्जाम्पल्स, VBT थ्योरी के एग्जाम्पल्स, जो हमारे कई बार एग्जाम में आते हैं, VBT थ्योरी के, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। तो 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए एग्जांपल, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एग्जांपल, पहला क्या है हमारा एग्जांपल दे रखा है, CrNH3 की 6, ऊपर चार्ज किया भाई 3 पॉजिटिव। चलिए चेक करते हैं ये क्या है। Cr क्रोमियम, एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 24। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा इसका, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2,
4s1 सॉरी 4s1 और 3d 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ पे क्या आएगा भाई 4s1 और 3d 5, ये हो जाएंगे क्योंकि क्रोमियम एंड कॉपर शो द एनॉमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है ये 4s1 3d5, 4s2 नहीं होता, ये 4s1 3d5, क्लियर ना। अब इसके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है भाई, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 6 जुड़े हुए हैं, तो कितने खाली करवाएगी 6 खाली करवाएगी। चलिए पहले इसका बनाते हैं स्ट्रक्चर क्रोमियम के लिए। क्रोमियम के लिए क्या होगा इसका भाई, बनाते हैं 3d 4s, 4s के बाद क्या आएगी 4p, डी में कितने होते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, पी में कितने होते हैं 3, ये क्या भाई हमारी 3d 4s 4p से आगे आएगी 4d, तो डी में कितने 5, 1 2 3 4 5, और इसमें कितना है 1, क्लियर। और ये हमें पहले बताएगा कि ये इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है, या पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, क्योंकि उसी हिसाब से हमें पता चलता है, क्लियर। चलिए क्रोमियम है हमारे पास, अब क्रोमियम के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है क्रोमियम का, मैं आपको निकालना सिखा चुका हूँ, निकालें कैसे x×1, अमोनिया के ऊपर चार्ज 0 मल्टीप्लाई बाई 6, ऊपर चार्ज +3, तो x कितना आएगा +3, यानी क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा 3 को। चलिए दोबारा फिर बनाते हैं, क्रोमियम के ऊपर कितना है 3 पॉजिटिव चार्ज, यानी क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा भाई। 4p 4s और ये 3d 1 2 3 4, तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से, 3 इलेक्ट्रॉन, तो कहाँ बचेंगे 1 2 3। अब काउंट करो, हमें 6 चाहिए, तो 2 डी के d2, 1 s का और 3 p के, तो क्या बन जाएगा ये d2sp3, d2sp3, और ये क्या है अंदर से लिए इलेक्ट्रॉन, तो कौन सी शैली है हमारी इनर, क्योंकि ये 4 है, ये क्या है 3d, तो n माइनस का 1 क्या होती है इनर, और nd क्या होती है आउटर, तो ये इनर है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया था इनर ऑर्बिटल क्या होते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल क्या होते हैं भाई हमारे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, या इनर ऑर्बिटल बोल दो आप इसको, या दूसरा नाम क्या बोलोगे आप इसका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने इसमें 1 2 3, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, अनपेयर्ड है इसका मतलब कैसा नेचर इसका पैरामैग्नेटिक, क्या है पैरामैग्नेटिक। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना हो तो इसका फॉर्मूला बता रखा आपको पता होगा, अंडर द रूट ऑफ n प्लस का 2 b.m, bm का होता है बोहर मैग्नेटन, ये किसने होता था बोहर मैग्नेटन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, बोहर मैग्नेटन bm अंडर द रूट ऑफ n प्लस का 2 वेयर n डिनोट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू कितनी है 3, तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चलिए निकाल देते हैं, म्यू कितना होगा √3, 3 प्लस का 2, तो 3 और 2 5 5 है 15, यानी √15, तो 3 पॉइंट समथिंग हुआ 3.9 समथिंग, क्लियर। ये इसका क्या होगा भाई मैग्नेटिक मोमेंट, क्लियर। चलिए और एग्जांपल लेते हैं भाई, तो इस थ्योरी की यही कमी थी, हमें ये नहीं पता चलता पता कि कौन सा इनर ऑर्बिटल है कौन सा आउटर ऑर्बिटल है, ये हमें गिवन मिलेगा पहले से ही देगा कि ये इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है, क्लियर ना, ये हमें पहले से ही बताएगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, वो क्या भाई हमारा CO कोबाल्ट NH3 की 6 3 पॉजिटिव, क्लियर ना, तो कोबाल्ट का भी ऑक्सीडेशन नंबर पहले से दिखाई दे रहा है कितना भाई +3। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कोबाल्ट शक्ति वक्र में फैको को यानी कितना है 27, एटॉमिक नंबर कितना भाई 27। इसके लिए आपको एक लाइन बता देता हूँ, बड़ी आसान लाइन है, उसको याद रख लेना, आपको हमेशा याद हो जाएंगे सभी के, शक्ति वक्र में फैको निकुंजन, शक्ति वक्र में फैको निकुंजन, शक SC शक, TI वी वेनेडियम, कर CR, में MN, फे FE, को CO, नी NI, कु CU, जन ZN, यानी इसका एटॉमिक नंबर 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। लाइन याद करनी है, बहुत अच्छी लाइन है,
शक्ति वक्र में फेंको निकुंजन, शक्ति वक्र में फेंको निकुंजन, चलिए ना। तो फेंको को कितना भाई 27, तो 27 है। चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है कोबाल्ट का 1s2, क्या होता है भाई 1s2, फिर क्या होता है 2s2, फिर 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7। इसके अंदर क्या होता है भाई s के अंदर 2 होते हैं और d के अंदर कितने होते हैं भाई हमारे 7 होते हैं। s के अंदर 2 और d के अंदर क्या होते हैं 7, d कंप्लीटली d के अंदर क्या होते हैं 7। चलिए करते हैं अब इसका कोबाल्ट का। पहले क्या भाई 3d, उसके बाद क्या भाई हमारी 4s, उसके बाद हमारी क्या है 4p, ये 4p, ये 4s, ये 3d, 1 2 3 4, तो कितने इसमें 7 हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, इसमें कितने 2, 1 और 1 2। अब कोबाल्ट के ऊपर चार्ज कितना है 3 पॉजिटिव ने निकाला था। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना भाई +3, यानी 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लॉस होंगे भाई 2 तो यहाँ से गए 2 और 1 यहाँ से गया 2 और 1 3। चलिए अब इसका बनाते हैं। फोर पी 4s 3d, यानी 1 2 3 4 5 6 हो गए भाई। ये हमारा बन गया है कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना इसका 6 है, NH3 कितने हैं 6। हमें 6 जगह खाली चाहिए, पढ़े थे थ्योरी के 6 जगह खाली। हमारे पास खाली कितनी जगह है 1 2 3 4, 2 और चाहिए। और इसने पहले बताया ये इनर ऑर्बिटल है, अंदर जाएगा, तो नहीं ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये यहाँ पे जंप करेगा और ये यहाँ पे जंप करेगा। तो कैसे बनाएगा ये देखिए अब। ये हमारा 4p, ये हमारा 4s, ये हमारा 3d। तो 1 2 1 2 1 2, अब ये फ्री हो गए हमारे 2d के फ्री हो गए, 1s का d2sp3। और कैसा होगा ये हमारा इनर ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, पहले से ही दे रखा था इसने कि ये लो स्पिन है या क्या है इनर ऑर्बिटल है, इसलिए इनको हमने कहा भेज दिया अंदर। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें 0, एक भी अनपेड नहीं है ना, n की वैल्यू कोई अनपेड है, सारे क्या है पेयर्ड, तो n की वैल्यू 0, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इसका नेचर कैसा होगा डायामैग्नेटिक, कैसा नेचर होगा भाई डायामैग्नेटिक। यही इस थ्योरी की कमी थी, हमें पता नहीं चल पाता था कि कौन सा इनर ऑर्बिटल होगा कौन सा आउटर ऑर्बिटल होगा, यानी कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा कौन सा डायमैग्नेटिक होगा। ये इस थ्योरी की बहुत बड़ी कमी थी, क्योंकि इसने बताया नहीं था कि कौन से वीक लिगेंड है कौन से स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्लियर ना। लेकिन ये हमें क्वेश्चन में पहले से ही बताएगा कि ये इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है, क्लियर, क्योंकि ये थ्योरी सारी एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड थी। और एटॉमिक नंबर याद करने का तरीका बहुत अच्छा है, 21 से लेकर 30 शक्ति वक्र में फेंको निकुंजन, क्लियर भाई। ये हमारा 21 से लेकर 30। और एग्जांपल लेते हैं भाई, एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल ले लेते हैं। इसके अंदर हम हमारे पास क्या है भाई COF6 3 नेगेटिव है भाई, COF6 3 नेगेटिव। पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेते हैं, x कितनी बार है 1 बार, फ्लोरीन के ऊपर -1 कितनी बार है 6 बार, ऊपर कितना है -3, तो x -6 इज इक्वल टू -3, तो x का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3। दैट मीन्स ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लॉस। पॉजिटिव चार्ज वालों क्या है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज वालों क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव 3 चार्ज है, इसका क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। चलिए कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट वी नो दैट कितना होता है 27। अभी भी पीछे किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। चलिए अब इसको बनाते हैं कोबाल्ट के लिए। फोर पी हमारा 4s हमारा 3d है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 1 2 कितना ज़्यादा भाई पॉजिटिव 3, तो 2 यहाँ से जाएंगे और 1 यहाँ से जाएगा। चलिए बनाते हैं इसको दोबारा से कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के लिए। ये 4s 4p ये 3d 1 2 3 4 5 6। अब इसके पास भी कितने खाली हैं भाई 1 2 3 4, लेकिन हमारे पास 4 नहीं, कितने हैं F6 है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है,
दो और चाहिए, लेकिन इसने इस बार बोल दिया कि ये इनर ऑर्बिटल नहीं है, ये क्या है, आउटर ऑर्बिटल है। तो आउटर ऑर्बिटल में कौन सी डी लेगा, बाहर वाली डी लेगा, और उस डी का नाम क्या होगा आपका 4D। क्या नाम होगा 4D आउटर। इनर वाली का 3D, क्योंकि ये कौन सी होती है n-1D, और ये कौन सी होती है ND। तो एक S का 3 P के, एक S का 3 P के और 2 D के, ये लेगा sp3d2। और ये कौन सा होगा हमारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जिसका एक और नाम है, क्या बोलते हैं इसको, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोल देते हैं भाई, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब इसके अंदर अनपेड हैं, बिल्कुल हैं, 1 2 3 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। तो ये कैसा नेचर है इसका, पैरामैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अगर इसकी वैल्यू निकालनी हो मैग्नेटिक मोमेंट, वो क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला ये क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू अंडर द रूट ऑफ यानी स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस का 2 B.M, बोहर मैग्नेटन, बोहर मैग्नेटन। n की वैल्यू कितनी है भाई 4, पुट कीजिए 4 4 प्लस 2 4 2 6 6 चौक 24 अंडर रूट 24, यानी 4.96 समथिंग होगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट, 4.96 समथिंग। क्लियर भाई, इस प्रकार से। तो हमें पता नहीं चल पाता, इस थ्योरी की ये सबसे बड़ी कमी थी कि ये हमें कुछ नहीं बताती थी कि कौन सा इनर ऑर्बिटल होगा लेकिन कौन सा आउटर ऑर्बिटल होगा। आपको अगर क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें पहले से लिखा जाएगा कि ये इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है, या फिर ये गिवन मिलेगा कि इट इज हाईली पैरामैग्नेटिक या इट इज डायमैग्नेटिक। तो ये नेचर में कैसा है वैसे, हाईली पैरामैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, इट कंटेन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर भाई, ये एग्जाम्पल थे हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। चलिए अब एग्जाम्पल ले लेते हैं किसके लिए भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। अगला एग्जांपल लेते हैं भाई हम किसका भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एग्जांपल क्या भाई हमारा, NiCN साइनाइड है 4, ऊपर चार्ज कितना भाई 2 नेगेटिव। निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, एटॉमिक नंबर ऑफ निकल कितना होता है 28, शक्ति वक्र में फैक्टोनी 28 होता है 28। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, निकल का x गुणा में 1, साइनाइड के ऊपर -1 मल्टीप्लाई बाई 4, ऊपर चार्ज कितना है -2 है, कितना भाई -2 है। चलिए x -4 इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +2, यानी इट लॉस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। चलिए बनाते हैं निकल के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। चलिए लिखते हैं निकल, ये हमारी 3d 4s और ये हमारी 4p 4s और ये क्या है 3d 1 2 3 4 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन किसके जाएंगे, इसके जाएंगे भाई, यानी निकल के पास क्या है 2 पॉजिटिव चार्ज है। S 4p 4s 3d, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से हमारे 8। क्लियर भाई, और इसकी शेप ये पहले से बोलेगा कि ये क्या है डायमैग्नेटिक इन नेचर, डायमैग्नेटिक है तो क्या होगा ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ जाएगा, डायमैग्नेटिक तभी होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करके यहाँ जाएगा। और कैसे हो जाएगा ये भाई, ये हमारे पास 4b 3 ऑर्बिटल होते हैं, p के अंदर, s के अंदर 1 होता है, d के अंदर कितने होते हैं भाई 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये खाली हो गया हमारा 1d का, 1d का खाली हो गया, 1s का और 2p के, तो क्या बनाएगा dsp2। और ये शेप कैसी होती है हमारी स्क्वायर प्लेनर, कैसी होती है भाई ये स्क्वायर प्लेनर, मैंने आपको पहले बताया है। टेट्राहेड्रल क्या होती है sp3, ये क्या है dsp2, यानी क्या है ये स्क्वायर प्लेनर। और इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, 0, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाएगा इसका 0। और इसका नेचर कैसा होगा डायमैग्नेटिक इन नेचर, नेचर कैसा होगा भाई इसका डायमैग्नेटिक कैरेक्टर, नेचर कैसा होगा भाई डायमैग्नेटिक कैरेक्टर। चलिए और एग्जांपल लेते हैं हम आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए ही। मान लिया हमारे पास अगला एग्जांपल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए NiCl4 2 नेगेटिव है, NiCl4 2 नेगेटिव। क्लियर,
तो निकल का एटॉमिक नंबर 28 है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, x क्रॉस 1 क्लोराइड के ऊपर -1, क्लोराइड 4 है, ऊपर चार्ज कितना -2, x -4 इजिकल टू -2, तो x के ऊपर चार्ज कितना है +2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निकल लॉस करेगा, यानी इट लॉस 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर ना भाई, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो क्या कहता है, पॉजिटिव चार्ज। निकल का एटॉमिक नंबर कितना 28, तो बनाइए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। चलिए बनाते हैं निकल के लिए, निकल 3d 4s 4p, 3 ऑर्बिटल, s में 1 p में 3 d में हमारे 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2, कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है भाई, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, यानी आपके पास क्या होगा, निकल 2 पॉजिटिव क्या हो जाएगा, फिर से वही s और p के अंदर 3 ऑर्बिटल, 4p, ये हमारी 4s, ये हमारी 3d, 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। इसने पहले ही बोल रखा है, इसने क्या है, ये आउटर ऑर्बिटल है, यानी इसके अंदर क्या है, पैरामैग्नेटिक है, तो ये और क्या होंगे, 1 s का और 3 p की, कोऑर्डिनेट्स में कितना 4 चाहिए, 1 2 3 4, तो क्या होगा ये sp3, और शेप कैसी होगी इसकी, टेट्राहेड्रल, क्योंकि sp3 के लिए क्या होती है, टेट्राहेड्रल। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 और 1 2, n की वैल्यू 2। नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, अगर अनपेड है तो क्या है भाई, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, और मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ n, n प्लस का 2 b डॉट m, बोहर मैग्नेटन। निकालिए वैल्यू, म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की जगह है 2, अंदर क्या रखना है, 2 + 2, 2 और 2 4, 4 दूनी 8, अंडर रूट में 8, तो क्या आएगा 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 8 समथिंग करके कुछ ऐसे आएगा आपका वैल्यू। क्लियर ना भाई, तो ये क्या हो गया भाई हमारा 2.8 समथिंग कुछ करके आएगा, ये क्या है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्लियर, इस प्रकार से। और एग्जांपल ले लो, NiCO की 4 निकल टेट्रा कार्बोनाइल, ये क्या है, निकल टेट्रा कार्बोनाइल है हमारे पास। नेक्स्ट वन एग्जांपल, NiCO की 4, एटॉमिक नंबर फिर से वही 28 होता है निकल का। क्लियर, इसका निकाल लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर x क्रॉस 1, कार्बोनाइल के ऊपर 0 क्रॉस 4, ऊपर चार्ज क्या है 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी 0, दैट मीन्स इट डू नॉट लॉस एनी इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करेगा। चलिए बनाते हैं इसके लिए, यानी पहले निकल के लिए, फिर से वही ये हमारी 4p, ये 4s 3d, 3d में निकल में कितने होते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कितने होते हैं 1 और 1 2, लेकिन इसके पास कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो कोई इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करेगा। अब इसने बताया ये क्या है, हाईली क्या है, ये क्या है, डायमैग्नेटिक इन नेचर, डायमैग्नेटिक नेचर में है, तो एक जगह खाली, 2 जगह खाली, 3, एक और चाहिए हमें, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजेगा, एक यहाँ पे जाएगा और एक यहाँ पे जाएगा। अब आप यही सोच रहे होंगे कि हमें ये कैसे पता चला कि ये अंदर जाएंगे, ये इस थ्योरी की यही कमी थी, इससे हमें कुछ भी नहीं पता था कि ये अंदर जाएंगे या बाहर जाएंगे, लेकिन ये हमें हमारे क्वेश्चन में पहले से देगा कि ये आपके पास इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है, या ये लिखा मिलेगा आपको पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। अब इसमें लिखा मिलेगा आपको ये क्या है, नेचर में डायमैग्नेटिक इन नेचर, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, एक s का और 3 p के, यानी क्या होगा sp3, और इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी भाई, ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, कैसी ज्योमेट्री हो जाएगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या है 0, यानी मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाएगा इसके अंदर 0, और इसका नेचर कैसा होगा, डायमैग्नेटिक इन नेचर, नेचर में कैसा है ये, डायमैग्नेटिक इन नेचर, कैरेक्टर कैसा है इसका, डायमैग्नेटिक इन नेचर। और कोई एग्जांपल आप ले लीजिए जो 3 का जो आपको बना रहा हो, 3 के लिए हम मान ले लेते हैं Fe, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का एग्जांपल लेता हूँ फिर से एक, करिए ना, बहुत सारे एग्जांपल ले दिए, वैसे आपको समझ में आ गया होगा सारा। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमें दे रखा है FeCN की 6, ऊपर चार्ज क्या है भाई 3 नेगेटिव, फेरस का कोड ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, Fe क्या है x 1 बार, साइनाइड के ऊपर चार्ज -1 कितनी बार है 6 बार, ऊपर चार्ज -3। चलिए सोल्व करते हैं,
x माइनस 6 इज इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू कितनी आती है +3, यानी कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा 3। और फेरस Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, शक्ति वक्र में फे 26 होता है भाई 26। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये से है। चलिए बनाते हैं भाई Fe, पहले क्या होगी भाई 3d 4s 4p 4s 4p 3d 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 5 6, और 2 इलेक्ट्रॉन किसमें आएंगे s में। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है 3, तो 2 यहाँ से जाएंगे और 1 कहाँ से जाएगा यहाँ से। तो हमारे पास क्योंकि पेड वाला देते हैं Fe कितना है 3 पॉजिटिव, तो इसके अंदर कितने रह गए 5, इसके अंदर 1 भी नहीं और इसके अंदर 3, ये क्या हमारा 4p, ये हमारा क्या 4s, ये हमारा 3d 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 5। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है भाई सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, तो इसको 2 जगह और खाली चाहिए, तो 2 जगह और चाहिए। तो ये पहले से बोलेगा ये क्या है इनर ऑर्बिटल, तो ये एक यहाँ पे जाएगा और एक यहाँ पे जाएगा। ये आपको कैसे पता चला, ये क्वेश्चन में दिया मिलेगा कि ये आपका पैरामैग्नेटिक है, स्लाइटली पैरामैग्नेटिक का कितना होता है अनपेयर्ड 1, या ये मिलेगा आपको ये क्या है पहले से ही कि प्रूव्स दैट इट इज इनर ऑर्बिटल, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ भेजने हैं अंदर। क्लियर, तो कैसे बन जाएगा आपको अंदर भेजोगे तो आप ये आपका 4p, ये आपका 4s, ये आपका 3d। क्लियर, 3d है आपका, ये क्या है 3d 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या है 1 1 यहाँ पे आ गया 2, 1 यहाँ पे था 1 और आ गया, तो अनपेड कितने हो गए भाई 2a, यानी 1 2 3 4 5 6 जगह खाली होगी। तो क्या बनाया इसने D2sp3 D2sp3, और अनपेड इलेक्ट्रॉन है हाँ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो n की वैल्यू कितनी है 1 है, n की वैल्यू कितनी है 1, तो ये पैरामैग्नेटिक है लेकिन क्या है हल्का सा, तो मिलेगा आपको स्लाइटली पैरामैग्नेटिक, स्लाइटली पैरामैग्नेटिक, यानी हल्का क्या है पैरामैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है इसके अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, n की वैल्यू क्या है 1। अगर इसका आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालो तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ निकाल देता हूँ मैं, म्यू की वैल्यू क्या आएगी अंडर द रूट ऑफ n प्लस का 2 b डॉट m बोहर मैग्नेटन। तो n की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास 1 1 जमा 2 2 और 1 3 अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 कितना होता है 1.732 1.732, ये आपका क्या आएगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट, और इट इज स्लाइटली पैरामैग्नेटिक इन नेचर। लास्ट टाइम फिर बता दूं आपको, इस थ्योरी की सबसे बड़ी कमी थी ये नहीं बता पाती थी हमें कि कौन सा कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स आपका आउटर ऑर्बिटल होगा। ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन मिलेगा कि आपको ये इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है, या ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, उस हिसाब से हम अपने आप ऑटोमेटिकली अंदाजा लगा लेते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स किस टाइप का होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरी के साथ, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तब तक टेक केयर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।